UFC 298 एक काफी स्टैक कार्ड है और इस संडे हमें इस कार्ड को देखने में बहुत मजा आने वाला है, जहां पर ये मेन कार्ड तो काफी अच्छा है बट इसी के साथ जो प्रीलिम कार्ड है वो भी देखने में काफी मजा आने वाला है। अब इस प्रीलिम कार्ड की जो बेस्ट फाइट रह सकती है वो मेरी ओपिनियन में हेवीवेट डिवीजन की है, जहां पर मार्कोस डिलेमा फाइट करने वाला है नॉकआउट आर्टिस्ट जस्टिन टाफा के साथ। बट ऑल्सो इसी प्रीलिम कार्ड में एक जापानीज फाइटर भी है, जिसके पीछे मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि जापान की साइड से काफी ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, जहां पर इस फाइटर का नाम है रिन्या नाकामोरा और ये फाइटर अभी अनडिफीटेड 8-0 पे है। सो डेफिनेटली ये दोनों फाइट्स काफी एंटरटेनिंग होंगी। UFC 298 एक ऑलरेडी काफी अच्छा कार्ड है, बट पहले ये कार्ड इससे भी बेटर था, जहां पर मेन कार्ड में पहले एंथनी हर्नांडेज वर्सेस इकरम एलिस्करॉफ की फाइट थी, बट क्योंकि इकरम एलिस्करॉफ शायद से इंजर्ड हो चुका है तो इसीलिए वो फाइट नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो इसी के साथ हैवीवेट फाइटर टाइटो इवासा भी फाइट करने वाला था, बट इस फाइट को शिफ्ट करके UFC फाइट नाइट कार्ड में ऐड कर दिया है। बट स्टिल ये कार्ड काफी अच्छा है और अब इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं UFC 298 के मेन कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं बैंटरवेट डिवीजन से, जहां पर ये फाइट होने वाली है मिराब दलिशवली वर्सेस फॉर्मर चैंपियन हेनरी सोउडो के बीच में। अब कैसे ये फाइट जेफ नील और इयन गैरी की फाइट के नीचे, आई डोंट गेट इट, बट एनीवेज अगर इस फाइट के बारे में बात करें तो ये फाइट काफी टेक्निकल फाइट रहने वाली है, जहां पर ऑन पेपर अगर बात करें तो हेनरी सोउडो मिराब दलिशवली से हर एक फील्ड में आगे है। बीट स्ट्राइकिंग या फिर बीट ग्रैपलिंग दोनों में हेनरी सोउडो एक्सेल करता है, बट अब हेनरी सोउडो को लेकर एज फैक्टर आने लग पड़ा है एंड आई एम नॉट श्योर हेनरी सोउडो पहले की तरह उसी लेवल का एफर्ट दे पा रहा होगा। आई रियली थिंक इस फाइट में मिराब दलिशवली हेनरी सोउडो को बीट करने वाला है। वी नो फॉर अ फैक्ट मिराब दलिशवली इस फाइट में हेनरी सोउडो के ऊपर लगातार टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, जहां पर हेनरी सोउडो के पास काफी एबिलिटी है इन टेकडाउन्स को डिफेंड करने की। आई मीन अगर पीटर यान इन टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है तो हेनरी सोउडो तो डेफिनेटली कर सकता है, बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि जैसे पीटर यान मिराब दलिशवली के साथ अपने डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाया था, वैसे ही सेम कुछ लग रहा है कि हेनरी सोउडो के साथ भी हो सकता है। अब मे बी ये काफी हॉट टेक हो, बट मुझे लगता है कि मिराब दलिशवली एक काफी अच्छा ग्रैपलर है, बट वो एक गुड रेसलर नहीं है। अब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट पीटर यान के ऊपर मिराब दलिशवली ने 40 या फिर 50 टेकडाउन्स को शूट किया है और बहुत ही कम टेकडाउन सक्सेसफुल हुए थे। बट मिराब दलिशवली की जो ग्रैपलिंग है और जो उसका क्लिंच वर्क है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को जरा भी स्पेस नहीं देता है, वही सबसे ज्यादा डेंजरस है। हेनरी सोउडो के पास काफी अच्छी स्ट्राइकिंग है, तो जब मिराब दलिशवली टेकडाउन्स को शूट करने की ट्राई करे तो मे बी वहां पर हेनरी सोउडो मिराब दलिशवली को काउंटर कर दे, बट मिराब को अपने ऊपर से हटाना, डिस्टेंस को मेंटेन करना और इसी के साथ इफेक्टिव स्ट्राइकिंग करना बहुत मुश्किल रहने वाला है। अब या तो फिर हेनरी सोउडो मिराब दलिशवली को नॉकआउट कर दे, जहां पर ये चीज करना काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि दोनों ही फाइटर्स के पास काफी अच्छी चिन है, तो आई डोंट थिंक सो दोनों में से कोई भी फाइटर एक दूसरे को नॉकआउट कर पाएगा। तो मेरी ओपिनियन में सेकंड चॉइस जो हेनरी सोउडो के पास रहती है, जो हेनरी सोउडो की ट्रेनिंग देखने के बाद मे भी हो सकता है कि हेनरी सोउडो इस फाइट में यूज करे, और वो है कि हेनरी सोउडो खुद मिराब दलिशवली को ग्राउंड में लेके चले जाए। हेनरी सोउडो एक ब्रिलियंट रेसलर है और आई थिंक अगर हेनरी सोउडो को ये फाइट जीतनी है तो मिराब दलिशवली से ही पहले हेनरी सोउडो को चाहिए कि वही मिराब को ग्राउंड में लेके चले जाए। अगर हेनरी सोउडो इस फाइट में एक स्ट्राइकिंग अप्रोच लेके आया तो वहां से इस फाइट को जीतना हेनरी सोउडो के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा मिराब दलिशवली लगातार टेकडाउन्स को शूट करने वाला है, वो जरा भी नहीं रुकेगा और इसी चीज को काउंटर करने के लिए हेनरी सोउडो को चाहिए कि वो मिराब की ग्रैपलिंग को अपनी ग्रैपलिंग से काउंटर कर दे। अब ये फाइट 5 राउंड्स की नहीं है, ये फाइट है 3 राउंड्स की, तो आई डू थिंक इससे हेनरी सोउडो का एडवांटेज मिलती है, क्योंकि वो इन टेकडाउन्स को डिफेंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी को यूज कर सकता है, क्योंकि इस फाइट में कोई टेंशन नहीं है एग्जॉस्ट होने की और चैंपियनशिप राउंड्स में फाइट करने की। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो मिराब दलिशवली को हेनरी सोउडो स्टॉप कर पाएगा और मिराब हेनरी के ऊपर लगातार टेकडाउन्स को शूट करने वाला है। वो कंटिन्यूसली हेनरी को प्रेशर करेगा, वो जरा भी हेनरी सोउडो को स्पेस नहीं देने वाला, वो लगातार क्लिंच वर्क करता रहेगा और इसीलिए मुझे लगता है इस फाइट को मिराब दलिशवली डिसीजन से जीत जाएगा। अब बाय चांस अगर इस फाइट में फिनिश आता है तो काफी चांसेस होंगे कि हेनरी सोउडो ने इस फाइट को फिनिश किया है, बट उसके अलावा अगर ये फाइट डिस्टेंस आती है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि इस फाइट को मिराब दलिशवली विन कर गया है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर जेफ नील फाइट करने वाला है इयन मचाडो गैरी के साथ। रिसेंट टाइम में इयन गैरी को काफी लोग डिसलाइक करने लग पड़े हैं, ये किसी से भी नहीं छुपा है, बट इसी के साथ एज अ फाइटर अगर हम देखें तो इयन गैरी रियली इज अ गुड फाइटर। अब आई नो इयन गैरी ने नील मैग्नी के अलावा अभी तक किसी और लेजिट फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, बट स्टिल जब हम इयन गैरी की स्ट्राइकिंग को देखते हैं तो इयन गैरी की स्ट्राइकिंग एक टॉप लेवल फाइटर की स्ट्राइकिंग लगती है, और इसी स्ट्राइकिंग को लेकर इस फाइट में मुझे इयन गैरी के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है इयन गैरी टू विन बाय नॉकआउट। अब सिर्फ इयन गैरी की स्ट्राइकिंग में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जेफ नील इयन गैरी को नॉकआउट कर दे, क्योंकि
डेफिनेटली जेफ नील एक काफी हार्ड हिटर है और अगर वो अपने पंच को इयन गैरी के ऊपर कनेक्ट कर देता है तो इयन गैरी नॉकआउट होने वाला है। अब जितना मुझे कॉन्फिडेंस इयन गैरी की स्ट्राइकिंग के ऊपर है उसका कंप्लीट ऑपोजिट तुम ले लो इयन गैरी की चिन के ऊपर। ये बात मैं काफी क्लियर रख देना चाहता हूं कि इयन गैरी की चिन इज नॉट दैट ग्रेट। इयन गैरी की स्ट्राइकिंग में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और वो ये है कि जब इयन गैरी अपने ओपोनेंट को अटैक करने का देखता है तो जब भी वो अपने राइट पंच को थ्रो करता है तो उस राइट पंच को थ्रो करने के बाद इयन गैरी का वो राइट हैंड जल्दी वापस नहीं आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हैंड उसकी चिन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है। अब ये कोई मिस्ट्री चीज नहीं है, आई मीन इयन गैरी की हर एक फाइट में दिखता है। और वैसे भी अगर हम इयन गैरी के उस नॉकडाउन को देखें तो वो नॉकडाउन भी एक लेफ्ट हुक से आया था क्योंकि इयन गैरी का राइट हैंड उसके हेड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। डेफिनेटली जेफ नील भी इस चीज को जानता होगा कि इयन गैरी की राइट साइड एक्सपोज होती है, तो अगर जेफ नील अपने लेफ्ट हुक से काउंटर कर देता है और एक परफेक्ट टाइमिंग से पंच को लैंड करता है तो आई थिंक इयन गैरी नॉकआउट हो सकता है। जेफ नील काफी लेजिट और एक डेंजरस फाइटर है और ये चीज हमने उसकी शाफकात राखमनोफ की फाइट में भी देखा था क्योंकि वहां पर भी जेफ नील ने काफी अच्छे पंचेस को कनेक्ट किया था। बट इस चीज के अलावा आई डोंट थिंक सो जेफ नील के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं इयन गैरी को बीट करने के। इयन गैरी की अभी ग्राउंड गेम टेस्ट नहीं हुई है बट वी ऑल नो कि जेफ नील एक ग्रैपलर नहीं है, वो एक हेवी स्ट्राइकर है जो अगर इस फाइट में ग्रैपलिंग करता है तो एक काफी सरप्राइजिंग होगा। बट इसके अलावा जहां तक मुझे लगता है इस पूरी फाइट में 3 राउंड्स एक स्ट्राइकिंग मैच होगा जहां पर इयन गैरी हर एक टाइम डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा और जैसे ही जेफ नील कहीं पर भी लैग करेगा तो इयन गैरी उसके एडवांटेज लेने वाला है। अब नॉट ओनली विद दिस पंचेस बट इयन गैरी की किकिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है, तो ये भी हो सकता है कि इयन गैरी लगातार बॉडी किक्स को थ्रो करे और फिर एकदम से हेड को टारगेट करे और जेफ नील को हेड किक से नॉकआउट कर दे। आई थिंक इयन गैरी ज्यादा फास्ट है, उसके पास ज्यादा अच्छी एबिलिटी है काउंटर करने की, उसके पास बेटर किक्स हैं जहां पर वो आई थिंक अपनी किक से जेफ नील की लेग्स को भी बीट डाउन करने वाला है ताकि वो ज्यादा मूव अराउंड ना कर पाए और वो बेसिकली एक प्रॉपर टारगेट बन जाए। जेफ नील के फेवर में 2 चीजें हैं जहां पर सबसे पहला उसका हाई लेवल एक्सपीरियंस है और सेकंड उसकी एबिलिटी इयन गैरी के कंपैरिजन में तो काफी जोर का हिट करने की। तो जैसे मैंने पहले कहा मे बी वो इयन गैरी को नॉकआउट कर दे बट इसके अलावा आई डोंट थिंक सो जेफ नील के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसीलिए जैसे मैंने कहा इस फाइट में मेरी पिक है इयन गैरी टू विन बाय नॉकआउट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है UFC 298 की को-मेन इवेंट जहां पर मिडलवेट फाइटर एंड फॉर्मर चैंपियन रॉबर्ट विटेकर फाइट करने वाला है पॉलो कोस्टा के साथ। अब आई थिंक ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फाइट है क्योंकि एक साइड है रॉबर्ट विटेकर जो ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट से पहले सिर्फ रिसेंटली इजराइल अदसानिया से बीट हुआ था, बट फिर जब रॉबर्ट की फाइट हुई डीडीपी के साथ तो वहां पर डीडीपी ने काफी इजीली रॉबर्ट विटेकर को बीट कर दिया। इसी के साथ अगर हम दूसरी साइड को देखें तो पॉलो कोस्टा ने पिछले 1 साल से जरा भी फाइट नहीं की है और जो उसकी लास्ट फाइट हुई भी थी वो एक वॉश्ड आउट ल्यूक रॉकहोल्ड के साथ हुई थी जहां पर पॉलो कोस्टा को उस फाइट को फिनिश करना चाहिए था बट राउंड 3 में पॉलो कोस्टा काफी कैश आउट हो गया और इसीलिए मेरे ओपिनियन में उस फाइट ने पॉलो कोस्टा को एक गुड लुक नहीं दी थी। पॉलो कोस्टा के लिए रिस्की फाइट है क्योंकि अगर उसने रॉबर्ट विटेकर को बीट नहीं किया तो फिर उसको अपकमिंग फाइटर्स के साथ फाइट करनी होगी। वेयरएज रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो ये फाइट रॉबर्ट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है क्योंकि ये फाइट डिफाइन करने वाली है कि क्या रॉबर्ट विटेकर स्टिल एक टॉप लेवल फाइटर है या फिर नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है ये फाइट जीतेगा रॉबर्ट विटेकर। अगर हम टेक्निक और स्किल लेवल को देखें तो ये क्वेश्चन किसी के माइंड में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट विटेकर एक बेटर फाइटर है एज कंपेयर टू पॉलो कोस्टा। बट अब रॉबर्ट विटेकर को लेकर एक काफी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या उसकी चेन अब होल्ड भी कर सकती है या फिर उसकी चेन अब एक ग्लास चेन बन गई है। लास्ट 5 to 6 इयर्स में अगर हम देखें तो रॉबर्ट विटेकर ने अपनी फाइट्स में बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, सिर्फ उसकी मार्विन विटोरी की फाइट बोल सकते हो जहां पर उसने इतना ज्यादा डैमेज नहीं लिया था, बट उसके अलावा रोमेरो हो जाए, इजराइल अदसानिया हो जाए या ड्रिकस डु प्लेसी हो जाए, इन सारी ही फाइट्स में रॉबर्ट विटेकर ने काफी बीटिंग ली है। अब ऑब्वियसली इतनी बीटिंग लेने के बाद डेफिनेटली रॉबर्ट विटेकर की चेन अब पुरानी जैसी स्ट्रॉन्ग चेन तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट पॉइंट यहां पर ये है कि क्या रॉबर्ट विटेकर की चेन अब इतनी वीक हो गई है कि वो एक हेवी ब्लो को ले भी नहीं सकता। इस फाइट में पॉलो कोस्टा डेफिनेटली रॉबर्ट विटेकर को हार्ड हिट करने वाला है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और आई थिंक यही मेन पॉइंट है कि क्या रॉबर्ट विटेकर की चेन वो स्ट्राइक्स ले पाएंगी। पॉलो कोस्टा अपनी फाइट्स में हमेशा से हैवी स्ट्राइकिंग की अप्रोच लेके आता है और इस फाइट में भी वो यही करने की ट्राई करेगा जहां पर आई थिंक रॉबर्ट विटेकर अपनी रेसलिंग को यूज कर सकता है पॉलो कोस्टा को शट डाउन करने के लिए। इवन अगर रॉबर्ट ग्रैपलिंग नहीं करता है तो स्टिल रॉबर्ट के पास काफी ज्यादा वेपन्स हैं जहां पर पॉलो कोस्टा अपनी लेग्स को जरा भी डिफेंड नहीं करता है, तो डेफिनेटली इस फाइट में हमें दिखेगा कि रॉबर्ट विटेकर कोस्टा की लेग्स को टारगेट कर रहा है, वो उसे फीट में काफी फास्ट है और अगर पॉलो कोस्टा उसे प्रेशर करने की ट्राई करता है तो जो रॉबर्ट विटेकर का हमेशा से एक ब्लिट्स रहता है जहां पर वो हल्का सा स्टिल रहता है या फिर बैक मूव करता है बट फिर एकदम से वो अपने ओपोनेंट को पुश करता है और 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है। अब ये ब्लिट्स ड्रिकस डु प्लेसी के अगेंस्ट नहीं चला था बट
आई डोंट थिंक सो कि पोलो कोस्टा इतना फास्ट है कि वो रॉबर्ट की ऐसी स्ट्राइक्स को काउंटर कर सकता है। आई थिंक पोलो कोस्टा के पास काफी अच्छा चांस है अगर वो ट्राई करता है रॉबर्ट विटेकर के ऊपर हेड किक्स को लैंड करने का, जो पोलो कोस्टा यूजुअली अपनी फाइट्स में करता भी है। तो आई डू थिंक कि पोलो कोस्टा को हेड किक्स डेफिनेटली थ्रो करनी चाहिए। अब क्यों इस फाइट में मैंने रॉबर्ट विटेकर को पिक किया, तो आई थिंक अगर ये फाइट पूरी डिस्टेंस जाती है तो रॉबर्ट विटेकर के विन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो पोलो कोस्टा से ज्यादा स्पीड है, वो ज्यादा टेक्निकल है और वो बेसिकली रेंज में रहकर पोलो कोस्टा को आउटबॉक्स करने वाला है। बट आई थिंक पोलो कोस्टा डिसीजन भी विन कर सकता है अगर पोलो कोस्टा रॉबर्ट विटेकर को फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में हर्ट कर देता है। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर रॉबर्ट की चिन साथ दे देती है तो कोस्टा के लिए ये करना काफी मुश्किल रहेगा और इसलिए मेरे ओपिनियन में इस फाइट को रॉबर्ट विटेकर विन करने वाला है बाय डिसीजन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है UFC 298 की मेन इवेंट फाइट, जहां पर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है अनडिफीटेड फाइटर इलिया टुपोरिया के साथ। अब पता नहीं क्यों लोग इस फाइट को ऐसे देख रहे हैं कि इलिया टुपोरिया अनडिफीटेड है और वो फाइट करने वाला है चैंपियन अलेक्जेंडर के साथ, बट ये चीज पता नहीं क्यों लोग भूल रहे हैं कि फेदरवेट डिवीजन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी एक अनडिफीटेड फाइटर है। अब इलिया टुपोरिया इस फाइट से पहले काफी कुछ चीजें कर रहा है जस्ट लाइक कॉनर किया करता था, और इसीलिए सारे लोग अभी इलिया टुपोरिया को कॉनर मैकग्रेगर से कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर उस टाइम पर कॉनर भी इस डिवीजन में अनडिफीटेड था और उसका ओपोनेंट वन ऑफ द गोट्स ऑफ फेदरवेट डिवीजन जोसे आल्डो था, जो अप्रोक्सीमेटली 10 सालों से अनडिफीटेड था। और यहां पर अगर हम देखें तो इलिया टुपोरिया भी अनडिफीटेड है और उसका ओपोनेंट अगेन वन ऑफ द गोट्स अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है। तो दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, दोनों ही फाइटर्स ट्रैश टॉक कर रहे हैं, बट क्या कॉनर की तरह इलिया टुपोरिया अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर सकता है? मेरे ओपिनियन में इस फाइट की क्लियर आउटकम है कि अगर इलिया टुपोरिया इस फाइट को जीतता है तो आई एम प्रीटी श्योर वो इस फाइट को नॉकआउट के अलावा नहीं जीत सकता। वेयरएज अलेक्जेंडर की बात करें तो वो इस फाइट को बाय नॉकआउट, बाय सबमिशन या डेफिनेटली बाय डिसीजन भी जीत सकता है। अब मुझे क्या लगता है इस फाइट में, तो आई थिंक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इलिया टुपोरिया को हम्बल करने वाला है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस डिवीजन में एक डिफरेंट बीस्ट है, जहां पर अलेक्जेंडर ने द गोट जोसे आल्डो, द गोट मैक्स होलोवे दोनों को ही बीट करके रखा है। वो इस डिवीजन में अनडिफीटेड है और इसी डिवीजन में जो उसकी लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट याइर रॉड्रिगेज, जहां पर काफी लोग ये बोल रहे थे कि याइर रॉड्रिगेज अलेक्जेंडर को काउंटर कर सकता है। अलेक्जेंडर का स्टाइल याइर रॉड्रिगेज के लिए काफी अच्छा है बीट करने के लिए, बट वहां पर भी हमने देखा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज अ डिफरेंट बीस्ट। सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगा अलेक्जेंडर के फेवर में नहीं है, एंड इट्स नॉट एज, बल्कि जो फेवर में नहीं है वो मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर की रिकवरी है। हम सब जानते हैं कि लास्ट फाइट में इस्लाम महाचेव ने अलेक्जेंडर को नॉकआउट किया था, वो भी एक हेड किक के साथ, तो डेफिनेटली उस हेड किक ने अलेक्जेंडर को काफी डैमेज दिया होगा। और इसलिए मेरा कंसर्न एज नहीं है, बल्कि मेरा कंसर्न है कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अब फुली तरीके से रिकवर हो चुका है, क्योंकि एक बात डेफिनेट है कि इलिया टुपोरिया बहुत ही जोर का हार्ड हिट करता है, वो काफी फास्ट है, और अगर वो अलेक्जेंडर पर पंच को लैंड कर देता है तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कैसे रिएक्ट करता है। आई थिंक पूरी ही ये फाइट इसी पे डिपेंड करती है कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इलिया टुपोरिया के पंच को ले पाएगा या फिर नहीं। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कंप्लीटली फाइन होता है तो देयर इज नो वे कि इलिया टुपोरिया इस फाइट को विन करने वाला है। अब इलिया टुपोरिया एक काफी फास्ट फाइटर है, वो बहुत ही जोर का हिट करता है, उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर भी है, एंड ऑल्सो उसे रेसलिंग भी आती है। बट रिसेंट फाइट्स में हम देख चुके हैं कि इलिया टुपोरिया अपनी रेसलिंग को बहुत ही कम यूज करता है। अब इस फाइट को लेकर मैंने इलिया टुपोरिया की ट्रेनिंग देखी है, जहां पर आई थिंक इस फाइट में इलिया टुपोरिया अलेक्जेंडर के साथ रेसलिंग करने की ट्राई करेगा, बट मुझे लगता है कि ये गेम प्लान इलिया टुपोरिया के लिए भारी भी पड़ सकता है। अगर इलिया टुपोरिया काफी एनर्जी को यूज कर देता है अलेक्जेंडर को ग्राउंड में लेके जाने के लिए, तो फिर इलिया टुपोरिया अंडर 3 राउंड से एग्जॉस्ट होने वाला है, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरे 5 राउंड्स बहुत ही ज्यादा स्पीड में फाइट करेगा। अब स्टार्टिंग के राउंड्स में मुझे लगता है इलिया टुपोरिया के पास एडवांटेज होगी स्पीड की, जहां पर मे बी वो अलेक्जेंडर को काउंटर कर दे, वो अलेक्जेंडर के ऊपर प्रेशर को भी डाल दे, बट जैसे जैसे ये फाइट राउंड 3 और फिर उसके बाद चैंपियनशिप राउंड्स में जाएगी तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट को टेक ओवर करने वाला है। अब जितनी भी वीडियोस में मैंने अलेक्जेंडर की प्रेडिक्शन की है वहां पर भी मैंने इस चीज को मेंशन किया है, क्योंकि ये चीज बहुत ही क्लियर है कि अलेक्जेंडर हेड किक्स को प्रॉपर वे से डिफेंड नहीं कर पाता है। बट इस फाइट में अलेक्जेंडर की डिसएडवांटेज इलिया टुपोरिया की एडवांटेज नहीं बन सकती, क्योंकि मोस्टली अलेक्जेंडर के साथ ये तब होता है जब वो अपने से एक काफी बड़े फाइटर के साथ फाइट करता है, लाइक मैक्स होलोवे, इस्लाम महाचेव, इवन याइर रॉड्रिगेज। बट यहाँ पर इलिया टुपोरिया बेशक अलेक्जेंडर से थोड़ा सा बड़ा है, बट वो इतना बड़ा फाइटर नहीं है, वो भी इस डिवीजन के लिए एक शॉर्ट फाइटर में आता है। एंड ऑल्सो अगर हम इलिया टुपोरिया की फाइट्स को देखें तो आई कांट रिमेंबर इलिया टुपोरिया ने कब हेड किक को थ्रो भी किया था, तो आई डोंट थिंक सो इलिया टुपोरिया इसकी एडवांटेज ले पाएगा। और रही रेसलिंग की बात, तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस्लाम महाचेव के साथ,
साथ एंड आई डोंट थिंक सो इलिया टुपुरे की रेसलिंग क्लोज भी आती है इस्लाम महाचेव के। सो इसीलिए उसके लिए अलेक्जेंडर को ग्राउंड में लेके जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। सिर्फ इलिया टुपुरे इस फाइट को जीत सकता है अगर वो अलेक्जेंडर पर बिग पंच को लैंड कर देता है और अलेक्जेंडर उस पंच को नहीं ले पाता है। इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, अगर इलिया टुपुरे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट कर देता है। बट अगर ये नहीं होता है तो मुझे लगता है इस फाइट में अलेक्जेंडर डोमिनेट करने वाला है, जहां पर वो इलिया टुपुरे को आउटबॉक्स करने वाला है। वो डेफिनेटली इलिया टुपुरे के ऊपर किक्स को लैंड करने वाला है, जहां पर सबसे मेन आता है लेग किक्स, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इलिया टुपुरे अलेक्जेंडर की लेग किक्स को डिफेंड कर पाएगा। यही चीज अलेक्जेंडर ने मैक्स हॉलोवे के साथ भी की थी और यहां पर भी मुझे लगता है अलेक्जेंडर लेग किक्स को यूज करने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इस फाइट में लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अलेक्जेंडर इलिया टुपुरे को ग्राउंड में लेके चले जाए। जब इलिया टुपुरे अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैवी पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, जहां पर जॉश एमेट की फाइट में भी हमने देखा था कि वो कभी कभार इन हेवी पंचेस को थ्रो करने की वजह से ऑफ बैलेंस हो जा रहा था। और अगर उसने ऐसा अलेक्जेंडर के साथ किया तो आई थिंक अलेक्जेंडर लेवल एक्सचेंज करने वाला है और वो इलिया टुपुरे को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। अगेन मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, नॉकआउट के अलावा मुझे नहीं लगता इलिया टुपुरे इस फाइट को विन कर सकता है, वेयरएज अलेक्जेंडर इस फाइट को हर एक जगह जीत सकता है। और रही एज की बात तो अलेक्जेंडर सिर्फ अभी 35 इयर्स का है, ये प्राइम एज में गिना जाता है एंड आई डोंट थिंक सो अलेक्जेंडर की प्राइम ओवर हो चुकी है। और इसलिए मेरे ओपिनियन में आई थिंक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट को फिनिश करने वाला है, जहां पर मुझे लगता है ये फिनिश राउंड 2 के बाद आएगा और अलेक्जेंडर इस फाइट को जीतेगा बाय नॉकआउट। सो ओवरऑल 298 के कार्ड को लेकर आई एम रियली एक्साइटेड। ये डेफिनेटली काफी बड़ा कार्ड है, इस कार्ड को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट इसी के साथ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से फाइटर्स इस कार्ड को विन करने वाले हैं, और प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।